Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार। पहला कदम सीजन 3 के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज ने 2 साल पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की इस मुहिम की शुरुआत की थी। इन 2 सालों में हमने बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और इक्विटी से जुड़ी उलझनों को अपने एक्सपर्ट्स की मदद से सीधी और सरल भाषा में सुलझाने की कोशिश की। जिस तरह आपने हमारी इस मुहिम में हिस्सेदारी की, हमें उम्मीद है कि हम अपनी इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। एक बार फिर हम हाजिर हैं पहला कदम का सीजन 3 लेकर। सीजन 3 की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बैंकिंग से। पिछले कुछ दिनों में हमारे बैंकिंग सिस्टम में काफी बदलाव आए हैं। परंपरागत बैंकिंग में कितना बदलाव आया है और आप इसके साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी है। और इस एपिसोड के बाद आपके जहन में अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें पहला कदम की वेबसाइट, फेसबुक पेज और ट्विटर के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। और अनिल जी, इस सीजन में पहले एपिसोड में हमारा फोकस है बैंकिंग पर। बैंकिंग यानी आर्थिक लेन देन न सिर्फ आपको आर्थिक आजादी ये देता है बल्कि एक आत्मविश्वास भी पैदा करता है। बैंकिंग समझना हर किसी के लिए, हर उम्र के शख्स के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए, अगर इसको सरलता से मैं समझना चाहूं तो आर्थिक लेन देन को ही क्या हम बैंकिंग कहते हैं या इसके और भी कई सारी बारीकियां हैं, पहलू हैं जो समझने जरूरी हैं? बहुत जरूरी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है आर्थिक लेन देन की। और अब तो आपको पता ही कि प्रधानमंत्री ने जनधन योजना की जो शुरुआत की, उसके चलते वो चाहते हैं कि देश में हर आदमी का एक बैंक अकाउंट हो और होना चाहिए। और ग्रेजुअली जिस तरह से हम नोट से डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली बैंकिंग और की सबको ज़रूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट खोलने की सबको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है जी, बिना बैंक से तो कुछ हो नहीं सकता। और ऐसे में बैंक अकाउंट तो सबसे पहली सीढ़ी जो आपको चढ़नी ही पड़ेगी। और इसी वजह से हम पहला कदम सीजन 3 की शुरुआत फिर से बैंकिंग से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करते हैं। और बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, जो लोग बैंकिंग को बारीकी से नहीं समझते हैं अनिल जी, उनके लिए तो सेविंग्स अकाउंट ही पूरी दुनिया है बैंकिंग की। बिल्कुल। ये उसी तरह से है कि जब तक घोंसले से बच्चा बाहर नहीं निकलता चिड़िया का, तब तक वो सोचता है कि दुनिया यही है। जब सैलरी भी तो उसी में आती है हमारी, तो हम सब उसी को समझते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है उस 4 दीवारी को भी समझना जरूरी है। तो सेविंग बैंक, जैसा कि नाम से सेविंग बैंक अकाउंट जैसा नाम में ही है, सेविंग आपकी बचत, बैंक में जाइए, अकाउंट खुलवाइए। तो ये तीनों आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है सेविंग बैंक अकाउंट। यानी कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना बचत खाता खुलवाते हैं। यानी कि आपके पास जो कुछ भी पैसे हैं वो आप उसमें जमा करवाते हैं, चाहे वो सैलरी के तौर पर आए या फिर आपकी कोई और इनकम के तौर पर आए, वो आप उसमें जमा करवा कर रखते हैं। तो ये सिंपल है कि आपका एक नॉर्मल बैंकिंग अकाउंट है। और जनरली जैसा कि नाम है बचत खाता, ये लोगों की बचत के लिए, न कि कारोबार के लिए। कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए अलग अकाउंट होते हैं जिन्हें हम करंट अकाउंट कहते हैं, वो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन बैंकिंग अकाउंट जिसकी शुरुआत सेविंग बैंक के साथ की जाए, वो एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसा रखते हैं और उस पैसे पे बैंक थोड़ा बहुत आपको ब्याज देता है। बिल्कुल। इसी पर हम बात करते हैं कि थोड़ा बहुत ब्याज तो देता है, लेकिन कई सारे पेज हैं जो हम जानते नहीं है सेविंग्स अकाउंट के बारे में। विस्तार से एक एक करके हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं मेंशन ही करना चाहूं तो आपको ब्याज मिलता है इस पर, साथ ही मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस की भी यहाँ पर लिमिट होती है, उनको थोड़ा समझाइए। हाँ, देखिए, आमतौर पर सेविंग बैंक अकाउंट पर 4% के आसपास का ब्याज इस वक्त जो चल रहा है वो। लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा डिपॉजिट्स की ज़रूरत है, तो वो आपको ब्याज ज़्यादा भी देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं 4 नहीं, हम 6% भी देंगे, 6.5% भी देंगे। कुछ बैंक तो ऐसे ही कि आप जितना अमाउंट रखें हम 6-6.5% देंगे। लेकिन कुछ बैंक फिर जब ज़्यादा ब्याज देने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मिनिमम अमाउंट आप ज़्यादा रखिए। अब मिनिमम अमाउंट ये समझना ज़रूरी है। सेविंग बैंक अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक तो वो अकाउंट जनरली जहां पर आपको जीरो बैलेंस, यानी कि कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है,
जैसे जनधन अकाउंट जो खुले हैं वो सारे जीरो बैलेंस वाले हैं, लेकिन आमतौर पर सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बैंक्स कहते हैं, और ये अमाउंट बैंक से बैंक अलग अलग फर्क रहता है। तो ऐसे में जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो उससे क्लियर कट ये पूछिए कि भाई मुझे मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा, और मिनिमम बैलेंस फिर वो अगर कहें कि 500 है, 1000 है, 5000 है, या प्राइवेट बैंक में कुछ 20-25 हज़ार भी रखते हैं। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया हो सकता है। उतना बैलेंस आपको हर वक्त बैंक अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, जो ब्याज की बात आपने पूछी, आमतौर पर 4% के आसपास का ब्याज मिलता है, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स हैं जिन्हें ज़्यादा डिपॉजिट की जरूरत है, वो 6-6.5% तक भी देते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि बैंक्स कभी भी अपनी मर्जी से सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरें बदल सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आप ये सोच कर चलें कि मुझे इतना ब्याज मिलेगा, वो मिलता ही रहेगा। कभी भी बैंक्स अपने हिसाब से उस ब्याज दरों को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें। तो ब्याज दर और मिनिमम बैलेंस, ये दो सबसे पहली चीज है जो आपको किसी सेविंग बैंक अकाउंट को खोलते वक्त देखनी चाहिए। और बाकी तो फिर वो और क्या सुविधाएं दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली एक चेकबुक आपको मिलती है, एक डेबिट कार्ड मिलता है। अब उसमें भी ये देखना कविता बहुत जरूरी है कि जो डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है आप उसका इस्तेमाल कितनी बार कर सकते हैं महीने में, कितनी बार से ज्यादा करने पर पैसे लगेंगे, चार्ज लगेंगे। ये सारी चीजें हैं जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के पहले देखनी चाहिए। एक और चीज यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट, ये भी क्या एक आम इंसान की पहुंच का ही बचत खाता है? नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट तो हम सबके पास होता है, बल्कि एक नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? ये आपने एक अच्छी बात की कि एक नहीं कई सारे होता है। यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप एक या दो ही खुलवा सकते हैं। आप जितने चाहें खुलवाएं, जितने चाहें अलग अलग बैंक्स में खुलवाएं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली हैंडल आपको करना है। तो ऐसा नहीं कि 8-10 खुलवा लें, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो संभाले कैसे, वो भी हम बताएंगे शो में आगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए बेहतर ये है कि सेविंग बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा खुलवाने की जरूरत नहीं। जहां तक प्रीमियम सेविंग बैंक अकाउंट का सवाल है, देखिए फर्क क्या है, एक नॉर्मल है, एक प्रीमियम है। तो नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्या मिलता है? चेकबुक, इधर भी चेकबुक मिलती है। नॉर्मल बैंक अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड मिलता है, इधर भी मिलता है, लेकिन फर्क है। नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड मिलेगा जो आप देश भर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रीमियम सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको एटीएम कार्ड मिलता है वो इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल एटीएम कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो उसमें आपको, अच्छा, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कई बार डेबिट कार्ड नहीं मिलता। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में फर्क है। एटीएम कार्ड में आप एटीएम में जाकर पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड को एक तरह से आप कहीं भी खर्चे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकट बुक करने, होटल में खाना खाना है, तो डेबिट कार्ड थोड़ा बड़ी चीज है। कई बैंक सेविंग बैंक होल्डर्स को नहीं देते हैं, लेकिन प्रीमियम होल्डर्स को तो एटीएम कार्ड भी मिलेगा, डेबिट कार्ड भी मिलेगा। और आजकल तो दोनों कंबाइन होकर ही आ जाते हैं। दोनों से एक ही काम हो जाता है। आपने डेबिट कार्ड लिया, उसी से पैसे भी विड्रॉ कर लीजिए, उसी से बाकी भी काम कर लीजिए। तो ये दूसरा है। फिर प्रीमियम बैंक अकाउंट में एक और बड़ी चीज है, वो ये कि जनरली हायर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट हायर मिलता है। उसका रीजन भी है क्योंकि उसमें आपको मिनिमम बैलेंस में निश्चित तौर पर नॉर्मल सेविंग बैंक से ज्यादा रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल में 500,000 2,000 की रिक्वायरमेंट है तो आप 25,000 50,000 कभी कभी लाख रुपए की भी हो सकती है। प्लस एक और बड़ा फायदा है जो अगर आप अपने बैंक से बात करें, पूछें, इंश्योरेंस। कई बार आपके प्रीमियम सेविंग बैंक अकाउंट के साथ वो इंश्योरेंस लिंक कर देते हैं। अच्छा। तो आपको एक, क्योंकि उनके लिए क्या है, उनके लिए लाखों कस्टमर है, उन्हें एक ग्रुप इंश्योरेंस लेना है, ठीक है ना। तो वो तो कम प्रीमियम में ले लेंगे और बाद में अपने अकाउंट होल्डर्स को उसमें कवर कर लेते हैं। तो आपको ऑटोमेटिक इंश्योरेंस मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक और आम धारणा मैंने यहाँ देखी है कि सेविंग्स अकाउंट को कई लोग फिक्स डिपॉजिट से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। बचत खाता और जो इनका फिक्स डिपॉजिट है उसमें कंफ्यूजन रहता है। कई बार लोग सेविंग्स अकाउंट को ही अपनी निवेश की एक पूंजी समझते हैं और उसी में से, नाम तो सेविंग्स है लेकिन खर्चे भी उसी में हो रहे हैं, निवेश भी उसी में से हो रहा है। तो इस दुविधा को हमें सुलझाना बहुत जरूरी है। देखिए, एफडी तो जैसा नाम है कि फिक्स डिपॉजिट, यानी कि आपके लिए उसमें दो चीज फिक्स है, आपका अमाउंट, आपका समय और आपका ब्याज का दर। यानी कि आपको पता है कितने समय के लिए आप अकाउंट खुलवा रहे हैं और क्या ब्याज आपको मिलेगा। यह है एफडी, सिंपल, ठीक है। लेकिन सेविंग बैंक में, अच्छा, और एफडी जनरली आप एफडी में एक बार आपने एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दी, तो बार बार पैसा निकाल नहीं सकते, डाल नहीं सकते, राइट। लेकिन सेविंग बैंक में ये फैसिलिटी है। आप महीने में जितनी बार चाहें पैसा निकालें, पैसा डालें, चेक्स इशू करें। तो लेकिन इसमें क्या है, फिर ब्याज की दर फिक्स है, लेकिन आपका कितना बैलेंस चलता है उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, नहीं कि पूरे अमाउंट पर, राइट। तो ये बड़ा फर्क है। तो एफडी में
और सेविंग बैंक में बड़ा फर्क है। और इसीलिए ये ध्यान रहे कि एफडी में आपको हमेशा सेविंग बैंक के मुकाबले में ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि वहां पर बैंक को भी तो पता है ना कि आप जो पैसा डाल रहे हैं इतने समय के लिए डाल रहे हैं। सेविंग बैंक में तो क्या है, कविता आज आपने पैसा डाला, कल आपका मन हुआ मुझे निकालना है, आप गई वापस विड्रॉ कर लिया, तो बैंक को तो आपके लिए तैयार रखना पड़ेगा ना पैसा। वो तो ये नहीं कह सकते कि कविता जी 4 दिन का नोटिस दीजिए फिर आइए, राइट। तो बैंक को तो उतनी लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी आपके लिए पैसों की, तो इसलिए सेविंग बैंक पर ब्याज आपको कम मिलता है। लेकिन एफडी से इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एफडी है इन्वेस्टमेंट, एब्सोल्युटली इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और सेविंग बैंक है आपका नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। ये दो बड़ा फर्क है। बिल्कुल, और क्योंकि हम सबके पास सेविंग्स अकाउंट एक लौता ऐसा जरिया होता है जहां पर हम अपनी पूंजी को इकट्ठा करते हैं, रकम को इकट्ठा करते हैं और बाद में उसी में से अपनी निवेश की रणनीति या निवेश के लिए भी लेन देन शुरू करते हैं। ऑटो स्वीप अकाउंट जो है इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से लिंक्ड होता है। अनिल जी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में मसलन मेरी सैलरी आ रही है, लेकिन अगर मुझे निवेश भी करना हो और फिक्स डिपॉजिट मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे वही पैसे जो है फिक्स डिपॉजिट में डालने हैं। तो ये मैं कैसे करूं, और अगर मैं ऐसा करती हूं तो क्या मैं सेविंग्स अकाउंट पे भी ब्याज कमाती हूं, क्या मैं फिक्स डिपॉजिट पर से भी ब्याज कमाती हूं, और विड्रॉल को लेके क्या नियम है, क्या चार्जेस है, इस पर करेंगे विस्तार से बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम का सीजन 3 और आज के पहले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बैंकिंग यानी आर्थिक लेन देन की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं और ऑटो स्वीप अकाउंट का जिक्र किया था हमने ब्रेक पे आने से पहले। मुझे बताइए, मेरी बचत और मेरे निवेश का कैसा मिश्रण है ये अकाउंट? देखिए कविता, आपको ये तो पता है कि आपको जनरली आमतौर पर कितने पैसों की जरूरत है, कि भाई मुझे खर्चे वर्चों के लिए या कभी भी कुछ जरूरत हो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, राइट, मैक्सिमम वो भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास वो पैसे पड़े हैं लेकिन काम तो नहीं आते, क्योंकि कई बार आप इमरजेंसी के लिए बचा कर रखते हैं कि चलिए अचानक से कुछ बीमार हो गए, अचानक से कहीं जाना पड़ गया, तो चलिए 75,000 लाख रुपए तो बैंक अकाउंट में रहने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ जाए। अब वो बैंक अकाउंट में पड़े तो हैं, सेविंग बैंक में पड़े हैं, उस पर ब्याज आता है 4%। बिल्कुल। आप सोचते हैं कि इसको मैं एफडी करा दूं, फिर डर ये लगता है कि एफडी करवा दूंगा और बाद में जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट में, जो आप अपने बैंक से मांग सकते हैं, ऑटोमेटिक स्वीप, ऑटो स्वीप बोलते हैं उसे। ऑटो स्वीप में कुछ नहीं है, सिंपल है। एक मिनिमम बैलेंस आप कह दीजिए कि मेरा इतना अमाउंट जो है, सपोज 25,000, ओके, वो भी आपको डिसाइड करना है कि ऑटो स्वीप में आपका कितना अमाउंट होना चाहिए। या कई बार बैंक्स की भी स्कीम होती है, तो चाहे तो आप बैंक से पूछ लें कि ऑटो स्वीप में वो कितना अमाउंट मिनिमम लिमिट होती होगी। हाँ, ऑटो बैंक्स में कई बार बैंक्स रखते हैं कि 1 लाख मिनिमम होनी चाहिए, कोई 50,000, या आप भी तय कर सकते हैं कि भाई मेरा मिनिमम, सपोज आपने 25,000 तय किया कि इतना मेरा बैलेंस मेरे सेविंग्स अकाउंट में रहना चाहिए। तो 25,000, लेकिन समझिए आपकी पहली तारीख को सैलरी आई, ठीक है, 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो गए। अब 2,75,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है 25,000 के ऊपर, वो ऑटोमेटिक आपके एफडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, एक ही बार बताना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके एफडी में ट्रांसफर हो गए। आराम से जब तक आपको जरूरत ना पड़े आप उन्हें एफडी में रहने दीजिए, वो पड़े रहेंगे। आप टाइम भी फिक्स कर लीजिए कि वो एफडी 1 महीने की होगी, 15 दिन की होगी, 2 महीने की, 3 महीने की। जब तक वो काम में नहीं आते उस पर आपको एफडी का हायर ब्याज मिलेगा। अच्छा, लेकिन अगर बीच में कभी जरूरत पड़ गई तो? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। जनरली आप एफडी करवाते हैं तो फिर क्या होता है, बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो एफडी तुड़वाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और एफडी तुड़वाने का सिंपल सिस्टम है, जितना ब्याज आपको मिल रहा है उससे 1% आपको ज्यादा देना पड़ता है बचे हुए समय के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि तुड़वाने पे आपको कुछ चार्ज नहीं, तुड़वाना ही नहीं है, ऑटोमेटिक रिवर्सल हो जाएगा। ओके। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कम अमाउंट पे आपको एफडी का ब्याज मिलेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी मिलेगा। तो ये बड़ा फायदा, आपको दोनों के एडवांटेज मिल रहे हैं। देखिए, पहला, आपको ऑटोमेटिकली एफडी में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा एफडी का ब्याज मिल रहा है, और तीसरा, जब भी अगर आपको लगे कि नहीं पैसे की वापस जरूरत पड़ गई अचानक से, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज है कि ये सब करने के लिए आपको बैंक को फोन करने की, कहने की, बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो हर महीने ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक। सबसे बड़ा, नहीं तो क्या, अगर आपको एफडी तुड़वानी तो आपको पहले तो बैंक में जाना पड़ेगा, फॉर्म भरो, उनको बोलो मुझे एफडी के सामने पैसा दीजिए, प्रोसेस है 1 दिन का, 2 दिन का। यहाँ कुछ नहीं, सिंपल, आपने चेक लिखा, अपने आप पास होगा,
भले आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम है, एफडी में पड़ा है, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ऑटो स्वीप में ये बड़ा एडवांटेज है। तो अगर अपने लिए आप कंटिजेंसी फंड बनाना चाहते हैं, इमरजेंसी फंड आपको चाहिए, तो इस फैसिलिटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम आर्थिक लेन देन की बात करते हैं, एक चीज और है जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब ऑटो स्वीप आप लेते हैं तो आप चाहें तो छोटी छोटी एफडीज भी करवा सकते हैं बजाय एक ही एफडी करने के। जैसे आपने 25,000 आप तय की लिमिट और आपकी 1 लाख हो गई, तो 75,000 आपके एफडी में जाएंगे। बिल्कुल। वो 75,000 चाहें तो आप 25,000 भी करवा सकते हैं। अच्छा, पूरी तो एक 75,000 की भी करवा सकते हैं। और उसका फायदा ये है कि आपको सेविंग बैंक से ज्यादा ब्याज मिले, एफडी वाला ब्याज मिले। तो ये दूसरा बड़ा फायदा। एक और फायदा पे कोई एक नहीं टूटेगी। हाँ, एक और फायदा ये कि अगर एफडी तोड़नी भी पड़े तो पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्चुअली ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है कविता, जिन लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट में बड़े पैसे आते जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ लोग सपोज प्रोफेशनल इनकम वाले हैं, सैलरी वालों का तो चलो ठीक है, आपको पता है कि महीने में एक ही बार पैसा आना है, उसके बाद तो कभी कभार ही आता है। लेकिन जो प्रोफेशनल इनकम है उन्हें ये नहीं पता कि मैंने क्लाइंट को बिल रेज किया है, क्लाइंट मुझे आज देगा, 2 दिन बाद देगा, 7 दिन बाद देगा, कभी भी आ जाता है। तो उनके जो अचानक पैसे आते हैं ना, उनके ये बड़े काम का है। तो जैसे कोई मसलन टीवी आर्टिस्ट है, मसलन कोई आर्किटेक्ट है, कोई एडवोकेट है, फ्रीलांसर्स, उन लोगों के ये बड़ा काम का है कि जिनके बड़ा पैसा आता है, फिर वो जब तक सोचे कि अब मैं कहाँ इस पैसे को लगाऊं, अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करे, खुद दिमाग लगाए, तब तक तो एफडी हो गई। बिल्कुल। तो आपको ब्याज आता रहता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इस वक्त। यहाँ से जो हम एफडी कराते हैं उसके विड्रॉल पर हमें इंटरेस्ट पे कोई चार्ज लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। एफडी में अगर आप अर्ली विड्रॉल करें तो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है। इसमें अगर आपने एफडी कर दी ऑटो स्वीप में, वापस पैसे ले लिए, कोई चार्ज नहीं। ब्याज आपको कम मिलेगा लेकिन चार्ज नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया बात है कि जितना आपने विड्रॉ कर लिया उस पर एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा, सेविंग बैंक का मिलेगा, है ना। उधर तो क्या है, एफडी विड्रॉ करते तो आपको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये बड़ा फायदा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एलजी फ्री में तो होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। और खासतौर से बैंक जो है अपने मन मुताबिक चार्ज बढ़ा भी देते हैं आजकल। तो पूछिए मत क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो सेविंग्स अकाउंट से लेके आपके एफडी से लेके आपके एटीएम विड्रॉल तक पे भी आपको जो है चार्ज लगता है। तो अब उन्हीं चार्जेस पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि सेविंग्स अकाउंट पे जो मुझे ब्याज मिलता है उस पर कोई चार्ज या इंटरेस्ट पे कॉस्ट? देखिए, ब्याज पे तो कुछ नहीं, जो टैक्स लगना होगा वो तो हम विस्तार से आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बैंक्स लेते हैं उन चार्जेस में देखिए, जो उनका एक सिंपल सिस्टम है, आपको जितनी सुविधा देंगे उतने आपसे पैसे वसूल करेंगे। एकदम बेसिक फंडामेंटल नियम यही है। तो सबसे पहली सुविधा क्या है, आपके पैसा जमा कराने की और निकलवाने की। पैसा जमा कराने वाली फैसिलिटी पे कोई किसी तरह का चार्जेस नहीं, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ रहा है इसलिए वो नहीं लगाते। निकालने पे है। पहले क्या था कि आप एटीएम जितना यूज करना है करो, लेकिन अब कई सारे बैंक ने कर लिया कि महीने में 4 बार 5 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। एक तो ये, प्लस दूसरा, आप अपना एटीएम कार्ड दूसरे बैंक के एटीएम में जाके यूज करें तो उसकी भी लिमिट है कि महीने में इतने बार से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आप अपना एटीएम कार्ड सेम बैंक में या दूसरे बैंक के एटीएम में कितनी बार यूज कर सकते हो वो ध्यान रखें। क्योंकि ये क्या होता है, क्या कविता, उसमें लगता है पैसे 100-200 रुपए ही अपने को ऐसा लगता है कि, लेकिन आप ये देखिए वो 100-200 रुपए की भी मार बड़ी जब जोड़ते हैं ना तो बड़ी पड़ जाती है। ठीक है, इमरजेंसी में आप कभी कभार कर लें वो अलग बात है, लेकिन अच्छा ऐसा तो है नहीं कि आजकल एटीएम्स की कमी है। हाँ। और जिनमें कमी हो ऐसे बैंक में अकाउंट ही क्यों खोलना, बिल्कुल, है ना। तो सिंपल चीज है, आपको आराम से, तो ये एक सबसे पहला ध्यान में रखना है कि पैसा विड्रॉल करने पे आपके किस तरह के चार्जेस लगते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैंने ये देखा है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि उनके बैंक अकाउंट में बचत खाते की मिनिमम लिमिट क्या है। राइट। और ऐसे में वो रखते नहीं है वो रकम अपने खाते में, और जो है पेनल्टी पे पेनल्टी लगती रहती है। इसके बारे में जागरूकता बहुत ही ज्यादा कम है लोगों में। अच्छा, इसमें दोनों तरह के लोग हैं। हाँ। एक लोग तो जो आपने बताया कि जो उन्हें पता ही नहीं कितना मिनिमम बैलेंस रखना है और पेनल्टी लगी जा रही है, और वो पेनल्टी हर तिमाही में, क्वार्टर के अंत में लगती है। जब स्टेटमेंट आता है वो देख लिया तो होश उड़ जाते हैं, अरे इतने पैसे लग गए। अच्छा, दूसरे और हैं, वो बड़े आलसी लोग हैं जिन्हें बैंक में पैसा पड़ा है, उन्हें पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, पड़ा है, कभी देखेंगे। वैसे भी लोग हैं, हिंदुस्तान में सब तरह के लोग हैं। तो उन लोगों के लिए ऑटो स्वीप बढ़िया है। बिल्कुल। और जो आलसी लोग हैं, एक बार कर लिया काम खत्म। लेकिन ये जरूरी कि आपका मिनिमम बैलेंस आपको पता होना चाहिए कितना रखना है। और आजकल वैसे तो क्या है, प्रीमियम अकाउंट वगैरह ये जो होते हैं उनमें मिनिमम बैलेंस से छूट भी देते हैं ये लोग। उन्हें पता है कि आदमी जनरली रखता ही है। और मिनिमम बैलेंस
कैलकुलेट करने का तरीका भी समझिए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी बैंक मालूम है क्या कहते हैं, पूरे महीने भर मिनिमम बैलेंस आपका रहना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट बैंक क्या कहते हैं, समझिए आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए रखना है, लेकिन आपने 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए भी रख दिए या 20 दिन के लिए रख दिए, तो आपके महीने भर का मिनिमम बैलेंस उसमें काउंट हो जाता है, 1 दिन या 2 दिन में भी हो जाता है। तो कुछ लोग एवरेज बेसिस पे निकालते, तो आपका बैंक कैसे गिन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो पहला चार्ज तो ये होगा। दूसरा चार्ज है एटीएम का, हमने बता दिया। एक और चेक्स का, बहुत सारे बैंक चेक बुक इशू करने के लिए भी पैसे लेते हैं। अब आजकल कई बैंक लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। आपका बैंक लेता है या नहीं लेता है वो आपको पता होना चाहिए, अगर ताकि नहीं तो क्या होता है, जब चेक बुक लिखते हैं गलत हो गया, चलो फाड़ो यार दूसरा। हाँ। तो अनाप शनाप चेक बुक आप यूज ना करें, इसके लिए बैंक चार्जेस लेते हैं। तो चेक बुक पर चार्जेस है या नहीं वो समझ ले। एक और चीज है, आजकल SMS फैसिलिटी है, बिल्कुल है ना, अलर्ट्स आते रहते हैं। लेकिन कुछ बैंक तो फ्री देते हैं, कुछ बैंक उसके लिए भी पैसे लेते हैं। वो पूछेंगे आपको चाहिए SMS अलर्ट, आप तो कर देते हैं टिक, हाँ चाहिए, लेकिन पता चला 250 रुपए महीने के ले रहे हैं, तो आपको देना है दीजिए, लेकिन आपको पता अननेसेसरी ना हो कि आपको पता ही नहीं। एक और चीज है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड। डेबिट कार्ड, ATM कार्ड पे भी आपका बैंक आपसे पैसे चार्ज कर सकता है, उसको इशू करने के पैसे ले सकता है। वो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या इसमें पे मुझे चार्जेस देने नहीं देने। ज्यादातर बैंक अब आजकल सुधर रहे हैं, ऐसा मतलब कि क्या लेना है, ये सब चीजें तो बेसिक हो गई, लेकिन कई सारे बैंक्स अभी भी उसके पैसे लेते हैं। अच्छा समझिए आपको अकाउंट स्टेटमेंट आता है, अब बहुत लोग ऐसे हैं नहीं जो अकाउंट स्टेटमेंट को संभाल कर रखे, और खासतौर से क्या जब जरूरत पड़ती है तब तो मिलता ही नहीं है ना, ये तो पक्की बात है। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है, या तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके मेल वेल पर इधर उधर सेव करके रख लें, और नहीं कई बार क्या होता है, सपोज आप वीजा के लिए अप्लाई करने के, वहाँ पे ओरिजिनल स्टेटमेंट ही चाहिए, बिल्कुल। या तो आपके पास ओरिजिनल पड़ा रह गया तो ठीक, आपको दूसरा चाहिए तो क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे दूसरा स्टेटमेंट निकाल के दीजिए, पैसे ले लेंगे बैंक वाले, 100-200 रुपए उसके भी मार लेंगे। तो वो चीज आपको ऑनलाइन मंगवा लीजिए, हाँ वो ध्यान में रखना चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो चार्ज, जो खर्चा वो ध्यान रखना चाहिए, और वो है चेक्स डिसऑनर होने का। समझिए आपने किसी को चेक इशू किया और आपका चेक हो गया बाउंस, तो बैंक आपको छोड़ने वाला नहीं, पैसे 500-1000 रुपए ले ही लेंगे वो। और दूसरी बात, कई बार ये भी है कविता कि किसी ने आपको चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, तो आपको तो पैसे तो नहीं मिलेंगे, जो नहीं मिलेंगे चार्ज आपको भी लगेगा। तो चेक बाउंस होने की सिचुएशन में दोनों लोगों को चार्ज लगता है, जिनके मतलब वो आप सोचोगे एक तो पैसे नहीं आए, ऊपर से चार्जेस भी लगे, लेकिन ये सिस्टम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब चेक इशू करें तो पहले कंफर्म हो जाए, पक्का कर लें कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे। साथ ही आपके फाइनेंशियल बिहेवियर, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर भी जो है ये इम्पैक्ट करता है। लेकिन अब बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट अगर आपके पास एक से ज्यादा है, तो क्या आपको अपने गोल्स के साथ, अपने इन्वेस्टमेंट में, जैसे आप हर गोल को, हर लक्ष्य को आप एक रणनीति देते हैं, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं, क्या सेविंग्स अकाउंट के लिए भी आपको ऐसा करना चाहिए? इस पर हम करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सीजन में हमने आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी रखा है, और पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा, उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। पहला कदम के सीजन 3 के इस पहले एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग की। अनिल सिंह भी हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं, और अब बात करते हैं एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में भी चर्चा की, और सेविंग्स अकाउंट को एक तरह से हम इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं हमारे देश में, जितने हो उतने अच्छा है। लेकिन सबसे पहले ये क्या अच्छी बात है अगर आपके पास एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट है? तो अच्छी बात तो नहीं है। और सिंपल इसलिए नहीं है कि चाहिए क्यों आपको एक से ज्यादा, आप काम एक अकाउंट से भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो ट्रांजैक्शन करना कराना, क्यों लोग मल्टीपल अकाउंट खोलते हैं उस पर भी हम जाएंगे। देखिए पहले तो क्या होता था, पहले बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के पीछे पर्पज ये होता था, किसी से कोई ट्रांजैक्शन किया, किसी बैंक से कोई ट्रांजैक्शन किया, थोड़े टाइम बाद बंद कर दिया, ये सब हो गया। तो कई बार आप टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहते हैं, ये सब लोग करते थे। लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब हो गई है डिजिटल बैंकिंग। आपका हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल। हर एक बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक हो रहा है। तो अगर आप ये सोचे कि मैं 10 अकाउंट खोल दूं
इनकम टैक्स में 1 या 2 ही बताऊंगा, हाँ। ये तो होने वाला है नहीं। हाँ। तो ऐसे में जरूरत से ज्यादा अकाउंट रखने का कोई फायदा है नहीं। हाँ। लेकिन जनरली जो मल्टीपल अकाउंट होते हैं वो किस वजह से हो जाते हैं, क्यों बहुत सारे अकाउंट खुल जाते हैं। सब फर्ज करें कि मेरा जॉब पहले किसी और कंपनी में था, वहां पर मेरा सैलरी अकाउंट था किसी एक बैंक में, यहाँ आ गया, यहाँ पता चला दूसरा बैंक है जहाँ सैलरी अकाउंट है, तो नेचुरली खोलना ही पड़ेगा। हाँ। कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एक तो वो बड़ी रीजन है कि जब आप जॉब चेंज करते हो या किसी और वजह से, या एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हो, ट्रांसफर हो गया, चाहे सेम जगह है, ट्रांसफर हो गया, तो अब तो फिर भी डिजिटल बैंकिंग होने लगी कि अगर आपका एक बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से करें, राजस्थान से करें, कहीं और से करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले क्या था, आपने जिस बैंक में अकाउंट खोला, आपका ट्रांसफर हो गया, अब पता चला नए शहर में आपकी वो ब्रांच नजदीक है ही नहीं, बिल्कुल 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है या नहीं है, तो फिर आपको नेचुरली दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अकाउंट अगर आप मजबूरी में एक सेविंग बैंक अकाउंट और खोल रहे हैं, हाँ। तब तो कोई दिक्कत तो कोई नहीं। दिक्कत लेकिन इसमें कविता एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हैं तो आपने पुराना रखा क्यों है? सही बात है ना। मतलब जबरदस्ती के वो आप चेकबुक, पासबुक एक्टिव भी नहीं है। हाँ, तो भाई जरूरी इसीलिए खोल रहे हैं ना कि आप पुराना इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। तो प्रॉब्लम एक ही है सबसे ज्यादा, और ये ज्यादातर ये प्रॉब्लम हम जैसे नौकरी पेशा लोगों के साथ, हम बड़े आलसी होते हैं। और ठीक है, कौन बंद करवाएगा? हाँ। अच्छा, इसमें कितना पैसा है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस जितना 500-1000 छोड़ दो, बाकी विड्रॉ कर लो, ठीक है ना, 1000 पड़ा है, पड़ा रहने दो। अब आपका तो 1000 पड़ा है, पड़ा रहने दो, आपको फर्क लगता है कि 1000 रुपये में मुझे फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट खुला है, पड़ा है, 1000 भी 1000 है ना, क्यों छोड़ना है? 5000 जो भी हो। दूसरा, बैंक के लिए तो मेंटेन करना है ना, तो दोनों के ऊपर बोझ है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब आप नौकरी छोड़ते हैं, हाँ। आप एक से दूसरे शहर में जाते हैं, जब आपको पता है कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा कोई अकाउंट खुलवाना बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं। आजकल तो आप फोन करो, हाँ। बैंक वाला घर आके सब करके जाता है, आपको फोटो का भी खर्चा नहीं करना, वो आके आपकी फोटो भी खुद खींच देगा, फॉर्म भी सारे भर देगा, आपको खाली साइन करना है, डॉक्यूमेंट्स देने, अकाउंट इजीली खुल जाता है। तो ऐसे में आपको पुराना अकाउंट तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं नहीं करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बंद करवाना, तो क्या मेरा अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है? हाँ, एक सर्टेन पीरियड के बाद में। वो एक टाइम फ्रेम है आरबीआई की तरफ से, मेरे ख्याल से वो शायद 5 साल के आसपास का होना चाहिए, कि वो इनऑपरेटिव अकाउंट का जो एक टाइम फ्रेम है कि इतने अमाउंट तक, इतने समय तक अगर आप उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो पहले बैंक आपको लेटर भेजेगा, आपका अकाउंट इनएक्टिव है, आप कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद बैंक आपको ये बोलेगा कि फिर भी आपका रेस्पॉन्स नहीं है, तो वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। वापस अगर आपको उसको डी फ्रीज करना है, या यूं कहें कि शुरुआत अनफ्रीज करना है और शुरुआत करनी है, तो फिर बैंक आपसे डॉक्यूमेंट वापस से मांगेगा कि केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट लाइए। हाँ। आप वही आदमी है ना जिन्होंने खुलवाया था, वो जांचेंगे, परखेंगे, और उसके बाद फिर से आपको करने देंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, पुराने अकाउंट को अनफ्रीज करके डॉक्यूमेंट देके खुलवाना इतना झंझट का काम, उससे बढ़िया तो फिर नया ही खुलवा दो, है ना। तो इसलिए एक चीज पक्के से ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट अब आगे काम नहीं आने वाला है, तो ये मत सोचिए कि मेरा 0 बैलेंस है या 100, 500, 1000 वाला बैलेंस है, पड़ा रहने दो, नहीं, बंद कर दीजिए और तुरंत प्रभाव से कर दीजिए, नया अकाउंट खोलने। तो जितनी जरूरत है उतने ही अकाउंट खोलें। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट आपको खुलवाने भी हैं, तो उस हर एक अकाउंट को आप एक गोल दे दीजिए। गोल मतलब एक फाइनेंशियल गोल दे दीजिए या इन्वेस्टमेंट गोल दे दीजिए। आप अगर चाहें तो अपना एक सेविंग्स अकाउंट, एक बचत खाते में से अपने खर्चों को देख सकते हैं, एक में से अपनी निवेश की रणनीति आप बना सकते हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड्स हो गए या जहां भी आप निवेश करते हैं, पैसा जो है इस खाते से जाएगा उस निवेश के लिए। क्या ऐसा किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन वो करने के फायदे हैं और नुकसान भी। ओके, तो पहले आप क्या जानना चाहती हैं? फायदे चलिए ठीक, फायदे बता दो। समझिए, आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा है इसलिए कि इस बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी की इनकम आती रहेगी। बिल्कुल ठीक है, चलिए परफेक्ट। ये बैंक अकाउंट है जिसमें मेरे कोई भी इन्वेस्टमेंट की इनकम आएगी, यानी कि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, कोई डिबेंचर्स पे, कोई मेरे शेयर्स पे डिविडेंड आया, है ना, कोई इन्वेस्टमेंट मेरे मैच्योर हो गए, या कोई मेरे म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन हो गए, ये पैसा इस अकाउंट में आएगा। ये दूसरा अकाउंट हो गया। तीसरा अकाउंट आपका ये हो गया कि मैं जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स करूंगा या म्यूचुअल फंड में पैसा डालूंगा, उसके लिए एक अकाउंट म्यूचुअल फंड के लिए अलग कर सकते हैं, दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर सकते हैं, या सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तीसरा अकाउंट हो गया। इस तरह से आप मल्टीपल अकाउंट कर सकते हैं कि मेरा किसी और पर्पस के लिए मेरा अकाउंट अलग होगा, खर्चे मैं सारे इसमें से करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, फिर होगा क्या कविता, आपको ये हिसाब रखने में आसानी होगी कि भाई
मेरे आईसीआईसीआई बैंक में से जो भी गए वो मेरे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है। हाँ। मेरे एचडीएफसी बैंक में से जो भी गए वो मेरे दूसरे इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई में जो कुछ भी आ रहा है पैसा वो मेरी इनकम है, इंटरेस्ट की, मेरी इनकम है डिविडेंड की। ठीक है। और डीसीबी बैंक में आ रहा है वो मेरी सैलरी की इनकम है। बहुत कुछ होगा ट्रैक रखने के लिए। हाँ, तो ये आपको अलग अलग बैंक अकाउंट से अलग अलग पता चलेगा। ठीक है। अब नुकसान बता दूं। नुकसान ये है कि इतने बैंक्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। इतने बैंक्स के कार्ड आपको, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रखने पड़ेंगे। इतने बैंक्स के वो पिन्स, सारी एटीएम पिन्स, इंटरनेट बैंकिंग पिन्स, उनके वो सब याद रखने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि भाई अल्टीमेटली पैसा आ रहा है वो अलग अकाउंट में आ रहा है, जा रहा है अलग अकाउंट में। बिल्कुल। तो एक से दूसरे में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। समझिए आपकी कमाई सैलरी वाली एक में आ रही है, इन्वेस्टमेंट की कमाई दूसरे अकाउंट में आ रही है, इन्वेस्टमेंट आप तीसरे से कर रहे हैं, खर्चे चौथे से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो फिर वो इधर से उधर पैसा ट्रांसफर का, देखिए सिंपल तरीका क्या है, अगर आप थोड़ा भी इतनी मेहनत करें, इतना सब करें, समझिए आप एक अकाउंट से बैंक दूसरे में कर रहे हैं, तो वैसे ही जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप नीचे थोड़ा सा नोट कर लेना कि ये पैसा मेरा किस वजह से जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप ज्यादा अकाउंट ना खोलें तो बढ़िया है। ऐसे में कंफ्यूजन अगर हो तो फिर और भी मुसीबत की बात हो जाएगी। और अगर खोलें तो फिर एक अकाउंट को ये मान लें कि ये मेरा मेन डेजिग्नेटेड अकाउंट है। बिल्कुल। है ना, ये मेरा की अकाउंट है, ज्यादातर मेरे सारे ट्रांजेक्शन में इसी में से करूंगा। ठीक है, ताकि आपकी ट्रैकिंग इजी रहे कि भाई एक की अकाउंट है, फिर भले ही आपको दूसरे अकाउंट से इधर से उधर कराना हो। यानी एक डेजिग्नेटेड अकाउंट से ही अगर मैं पैसे निकालना चाहती हूँ, डालना चाहती हूँ, तो वो मैं करूँ, ज्यादा बढ़िया वो है। बजाय 4-5 अकाउंट। भाई अल्टीमेटली क्या है, मुझे एक सिंपल चीज है कि आप साल में कितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ही कि अगर सपोज आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उसके लिए आपको रोज चेक्स लेने देने की जरूरत भी पड़ती है, तो आप अपना वैसे भी ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करके वो एक अलग अकाउंट खुलवा लें। भाई पॉइंट सिंपल है, जहां आपको रोज रोज के ट्रांजेक्शन करने हो वो एक अकाउंट भले चाहे तो अलग खुलवा लें। बाकी इन छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इसके लिए कि मेरे खर्चे का हिसाब अलग रहेगा, मेरे डिविडेंड का हिसाब अलग रहेगा, इसके लिए इतनी ये सब करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे को तो देखिए, तो मुझे तो इस वक्त सबसे ज्यादा बैंकिंग में एक जो चीज की तकलीफ आती है वो ये, अच्छा ठीक, लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखना। अच्छा, खाली मेरी समस्या इतनी नहीं है ना कि मुझे अपना ही याद रखना है। बिल्कुल। मुझे अपनी वाइफ का भी याद रखना है, अपने बच्चों का भी मुझे याद रखना है। तो प्रॉब्लम ये कि आप कितने याद रखेंगे, और अपने खुद के 5 अकाउंट खुलवा लिए तो उनके कौन याद रखेगा। तो अच्छा, हर जगह आप लिख के छोड़ देंगे और किसी के हाथ लग गया तो बिल्कुल, तो आपका अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड हाथ लग गया तो वो रिस्की ज्यादा है। तो आपको दिमाग में रखना है। अब आपके दिमाग की भी स्टोरेज कैपेसिटी तो कुछ है ना, कितनी जीबी रैम है इसमें। तो इसलिए भाई एक ही रखें, उसको थोड़ा सा ध्यान रख के कर लें, उसमें काम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जितने कम हो बचत खाते उतना अच्छा है आपके लिए, ये तो हमने सीख लिया है। लेकिन क्या आप अपने सेविंग्स अकाउंट में से कोई फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं? जो भी आप ब्याज कमा रहे हैं इन खातों में से, क्या उसको भी आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बचाना चाहिए? ये इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक जरूरी बात हम बताते हैं कि इस सीजन में हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पे जाकर आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा, उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पहला कदम सीजन 3 के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आपको हम आज गुरु ज्ञान दे रहे हैं बैंकिंग पर, यानी आर्थिक लेन देन पर, जिसके आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं। और आपको बताते हैं कि बचत खाते पर से जो आप ब्याज की कमाई आपकी होती है उस पर किस तरह से टैक्स लगता है और किस तरह से आपको जो है उसे कमाई में तब्दील करने का मौका भी मिलता है। देखिए, 10,000 रुपए तक आप सालाना ब्याज अगर कमाते हैं अपने बैंक अकाउंट पे, सेविंग्स पर, डिपॉजिट्स पर, जितने भी हो आपके पास, जितने भी हो, तो कोई उस पर टैक्स नहीं। 10,000 तक टैक्स फ्री है। लेकिन 10,000 तक टैक्स फ्री का मतलब कविता ये नहीं कि 50 अकाउंट खुलवा दें। हाँ बिल्कुल, सारे अकाउंट मिलवाकर, ठीक है, जितने भी आपके अकाउंट है सब अकाउंट मिलकर 10,000, मतलब केवल एक अकाउंट का ब्याज नहीं होना चाहिए। 10,000 ऐसे तो फिर सब लोग है ना मल्टीपल अकाउंट खुलवा लेंगे, टैक्स फ्री हो जाएगी सारी। सही बात है। तो 10,000 रुपए तक का ब्याज अगर आप सालाना बैंक इंटरेस्ट के तौर पर कमा रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपकी जो भी स्लैब है, सपोज आप 30% वाली स्लैब में है
आप 6% सेविंग बैंक पर ब्याज कमा रहे तो मोटा मोटी आपकी ये हो गया कि टैक्स काटने के बाद आपका 4% के आसपास का ब्याज बना, है ना। तो वो लेकिन 10,000 रुपये तक का टैक्स हो जाएगा और 10,000 के ऊपर का जो भी है उस पर आपको टैक्स भरना है। सारे अकाउंट जितने भी आपके अकाउंट है सब में मिला लीजिए, कितना हुआ 10,000 हटा लीजिए, बाकी का टैक्स भर दीजिए, सिंपल। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट को मैनेज कैसे करूं। हमने बारीकियां तो समझा दी कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट किस तरह का होता है, कैसे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा एक रूल बुक तो होगी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिहाज से। अगर मैं समझना चाहूँ तो वो क्या होगा सेविंग्स अकाउंट के लिए? देखिए पहले क्या होता था कि जैसे आपने मतलब एक जगह से दूसरी जगह घर बदला, शहर बदला, या एक ही शहर में आपने कोई अलग जगह पर घर चेंज किया तो आपको क्या करना पड़ता था, जाकर एक लेटर देते थे राइट कि भाई ये मेरा एड्रेस चेंज हुआ है। आज की तारीख में ईमेल एड्रेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अपने रेजिडेंशियल एड्रेस से ज्यादा, क्योंकि सब लोग मतलब बाकी चीज बदले जो भी है, घर बदले वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो सब अपनी जगह, लेकिन ईमेल एड्रेस सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है बैंक को, और जब भी ईमेल एड्रेस में कोई आप बदलाव करें या करना चाहें तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपना जो भी रेजिडेंशियल या फिर ऑफिस एड्रेस जिसको आपने कम्युनिकेशन के एड्रेस के तौर पर रखा हुआ वो आपको बताना है। आप जब भी उसमें बदलाव करें तो जरूर बताएं, क्योंकि अगर समझिए कोई आपको स्टेटमेंट बैंक भेजने वाला है, कोई नोटिस भेजने वाला है, कोई चेक बाउंस हो गया वो भेजने वाला है, यार बैंक की तरफ से और कोई भी चीज आनी है या चेक बुक आनी है तो उसी एड्रेस पर आएगी। तो आपको ईमेल एड्रेस और अपना कम्युनिकेशन एड्रेस कभी भी बदलाव हो तुरंत बैंक को बताना। और सही जगह एसएमएस अलर्ट पहुंचे उसके लिए मोबाइल नंबर आपका अपडेटेड रहना चाहिए। बदलना चाहें तो भी बताएं, और किस मोबाइल नंबर पर आप अलर्ट चाहते हैं। और मोबाइल नंबर की अहमियत इसलिए भी सबसे ज्यादा है, आप मोबाइल नंबर वो दीजिए जो आपके हाथ में रहे। हाँ। कई लोग 3-3 मोबाइल भी रखते हैं, 2-2 भी रखते हैं। पता चला कि सपोज आप कोई इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हाँ। किसी होटल में आप खाना खाकर बिल अपने डेबिट कार्ड से दे रहे हैं और उन्होंने ओटीपी मांगी, तो आपको ओटीपी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी, तो वो आपको तुरंत बतानी पड़ेगी। तो वो एक ध्यान रखें। प्लस बैंक्स की तरफ से कोई भी एसएमएस अलर्ट्स आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। कविता, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जनरली एसएमएस अलर्ट्स कब आते हैं? एक तो आपको जब भी आपको ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ओटीपी आई, तो क्या होता है जैसे ओटीपी का आया हमने फटाफट देखा, अच्छा ओटीपी आई, किया ओटीपी, काम हो गया। दूसरी बार अगर सपोज हम अभी शो कर रहे हैं कोई एक एसएमएस आ गया बैंक की तरफ, हम सोचते ठीक है ना बाद में देख लेंगे, हाँ। और बाद में देखने का ध्यान रहता नहीं। ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सपोज आपके अकाउंट में से किसी ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की, किसी ने यूज करने की, लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होगा, पैसे निकालने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे में बैंक से जो भी एसएमएस आए उसे आप है ना इग्नोर मत कीजिए। ओके। हाँ, अगर आप चाहें तो बैंक से वो प्रमोशन वाले वो एसएमएस के लिए मना कर सकते हैं, तो वो आएंगे नहीं, वो ब्लॉक किए जा सकते हैं। हाँ, तो फिर जो आएंगे वो काम के आएंगे। हमें क्या लगता है हमें जो ओटीपी के लिए चाहिए वही मैसेज काम का है। हाँ। ऐसा नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, आप जरूर से बैंक को कीजिए कि मेरे अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, पैसा आए या पैसा जाए, मुझे आप एसएमएस अलर्ट भेजिए। उसके लिए भले वो थोड़े बहुत पैसे भी ले तो भी चलेगा, वो जरूर करना चाहिए। ये एक और काम करें आप। इसके अलावा अब आजकल जो हो रहा है बदलते हुए हिंदुस्तान में, 2 चीजें और आपको करनी है। हर एक अपने बैंक अकाउंट को आपको आधार से लिंक करना है। बिल्कुल। तो आधार कार्ड होना चाहिए, पहली बात तो आपके पास नहीं है तो पहले तो आधार बनवाइए, क्योंकि बिना आधार कार्ड फिर आप थोड़े टाइम बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और जिनके पास है वो अपडेट कराएं, लिंक कराएं अपने बहुत इजी काम है। हाँ। बहुत इजी काम है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो तुरंत मतलब आप खाली नंबर नोट डालिए करिए और तुरंत हो जाएगा। बैंक्स तो एसएमएस भी भेज रहे हैं कि आप एक एसएमएस नंबर के थ्रू ही अपना आधार कार्ड नंबर अपडेट करा सकते हैं, अपने खाते के साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब आपको जाके बैंक में फिजिकल जेरोक्स या कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। पहला आधार, दूसरा पैन कार्ड के साथ भी लिंक कीजिए, ताकि आपके अब वो कई लोगों को ये लगता है कि हमारा पैन कार्ड जाता है हमारे सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की, आरबीआई की नजर रहेगी। हाँ। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए, आपके हर ट्रांजैक्शन पे वैसे भी उनकी नजर है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि आप पैन कार्ड लिंक नहीं करेंगे तो पता नहीं चले, जिनको पता करना वो सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल चीज है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपको लिंक कर देना। और वो इसलिए भी करना है, देखिए कई बार क्या है कि जब एफडीज वगैरह आप करवाते हैं बड़ा ब्याज आता है, तो 10,000 तक तो टैक्स फ्री है। हाँ। लेकिन उसके ऊपर सपोज आपने एफडी में किसी साल में 2 लाख रुपए ब्याज बनाया, तो बैंक तो टीडीएस काटेगा ना। सही बात है ना, टैक्स काट के आपको पेमेंट करेगा। अगर आपने अपना पैन कार्ड लिंक कर रखा है तो सीधे आपके अकाउंट में टैक्स क्रेडिट आ गई,
है ना, आपको सर्टिफिकेट के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। फॉर्म 26 AS में आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि आपको कितना कितना TDS किसने काटा है, कितना जमा करवाया। इससे बढ़िया क्या बात है, तो आपका काम अल्टीमेट टैक्स तो आपको भरना ही है ना। हाँ। तो ये एक और जरूरत है कि अगर आपके बैंक डिपॉजिट्स में जो भी इंटरेस्ट मिला है उस पर TDS कटा है तो वहां पर आपके काम आ गया। तो इसलिए अपना पैन कार्ड भी अगर आप कर देंगे, और सबसे बड़ी बात चीज ये है कि ऑनलाइन होना जरूरी है। बिल्कुल। अब आप ऑनलाइन नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। धीमे धीमे ये इस तरफ आपको बढ़ना जरूरी है कि आप अपने बैंकिंग अकाउंट को, ट्रांजैक्शन को सब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, नेट पे करें, मोबाइल पे करें, जो आपको सूट करता हो, लेकिन वो करना जरूरी है। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया की यही तो सबसे बड़ी मुहिम है कि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेके खासतौर से ऑनलाइन हो जाइए। लेकिन सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही नहीं, पहला कदम के भी तमाम एपिसोड्स और हमारा फोकस इस सीजन किन किन मुद्दों पे रहेगा, ये बातें भी जो हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बिल्कुल, इस बार तो हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं, मैं कहूंगा हाइपर एक्टिव है हम लोग और इसकी वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से तक पहुंचाया जा सकता है। कई बार क्या होता है कविता कि लोग अपने काम में व्यस्त हैं, वीकेंड पे ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, तो वो शोज देख नहीं पाते हैं। तो आपको पहला कदम .in हमारी ये वेबसाइट है, उस पर जाना है। सीजन 1 सीजन 2 के एपिसोड्स भी हैं, सीजन 3 के भी सारे एपिसोड्स वहां पर होंगे। हमारे कई सारे कंटेस्ट चलेंगे, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है, वो वहां पर कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारे हैंडल पर जाइए, पहला कदम के, वहाँ पर आप जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो लिख भेजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम करना चाहते हैं इस बार, करने वाले हैं रादर। हमने एक बनाया हैशटैग 1 मिनट टिप्स। क्योंकि आजकल क्या जमाना बड़ा फास्ट है, फास्ट फूड, फास्ट ये फास्ट वो सबको। तो हमने क्या किया कि भाई अब आपको घंटों घंटों पर अगर टाइम नहीं है कि भाई हमारे ज्ञान को ले, शो देखें, कि भाई बोर कर देते हैं कई बार हम, ज्ञान चीज़ ही ऐसी है। तो सिंपल है, हम आपको 1 मिनट में भी देंगे। तो 1 मिनट के छोटे छोटे हम कैप्सूल बनाने वाले हैं। उसमें सिंपल, जैसे कि SIP कैसे करें, मसलन हम 1 मिनट में आपको बता देंगे। अब उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा और ज्ञान चाहिए, तो फिर आके एपिसोड देख लीजिए। तो ऐसे 1 मिनट टिप्स हम करने वाले, हैशटैग 1 मिनट टिप्स, तो वो भी बहुत जल्दी आपके सामने लाएंगे। तो इस बार सीजन 3 में बहुत कुछ है एक्शन। बिल्कुल, तो यानी यहाँ पर फाइनेंशियल ज्ञान देने का पूरा प्लान तैयार है पहला कदम में अब की बार। और इसी नोट पर पहला कदम सीजन 3 की इस एपिसोड में अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि इस सीजन में हमने आपके लिए कॉन्टेस्ट रखा है। पहला कदम सीजन 3 की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। महीने भर में जो प्रतियोगी वेबसाइट पर पूछे गए तमाम सवालों के सबसे ज्यादा बार सही जवाब देगा, उसे गुरु ऑफ द मंथ के अवार्ड से नवाजा जाएगा। और हाँ, पहला कदम के सारे एपिसोड हमारी वेबसाइट और YouTube पर भी जाकर आप देख सकते हैं। नमस्कार।